एक ऐसा घर जिसमें हर रात बेड के नीचे से कुछ खुरचने की आवाज़ आती थी। एक ऐसा घर जिसमें कत्ल तो हुआ पर उस कत्ल का पता किसी को नहीं चला। एक ऐसा घर जिसमें कोई अपना पेट लेके जाना चाहता था पर वो पेट उस घर के अंदर जाने के लिए तैयार ही नहीं था। ये कहानी है सुरेश की। नमस्कार दोस्तों, मैं मानवी आप सभी का स्वागत करती हूँ पैरानॉर्मल पिरामिड में। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आज मैं आपके सामने सुरेश का एक ऐसा एक्सपीरियंस लेकर आई हूँ जिसमें डर के साथ साथ क्राइम भी शामिल था। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जी हाँ, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो उसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। सुरेश जो 1974 में दुबई से पुणे शिफ्ट हुए थे और उन्होंने अपने पार्टनर के साथ पुणे में ट्रैवल एंड टूरिज्म का बिजनेस स्टार्ट किया था। सुरेश दुबई से आए थे, उन्होंने दुबई में एक अच्छा खासा पैसा कमाया था, तो पैसे की किसी भी तरह कोई कमी नहीं थी। क्योंकि सुरेश अकेले पुणे में रह रहे थे तो उन्होंने वहाँ पर एक पीजी में रहना शुरू किया और उनकी जो पूरी फैमिली थी जिसमें उनकी पत्नी सुमन, माता पिता, बड़ा बेटा चैतन्य और छोटा बेटा राहुल थे, वो कोल्हापुर में रह रहे थे। सुरेश जब दुबई में थे तब भी फैमिली कोल्हापुर में ही थी। 6-7 महीने तक पीजी में रहने के बाद सुरेश ने प्लान किया कि अब उन्हें यहाँ पर एक घर ले लेना चाहिए क्योंकि वो फैमिली को भी अपने साथ ही रखना चाह रहे थे। और ये बात उनके दिमाग में आई, इसके बारे में उन्होंने अपनी पत्नी से भी फ़ोन पर बात की। 1974 में जो फ़ोन की सुविधा थी वो हर किसी के पास नहीं थी, लेकिन सुरेश के घर में ये सुविधा थी और सुरेश के ऑफिस में तो ज़ाहिरी तौर पर यह सुविधा होनी ही थी। सुमन ने भी बोला कि ठीक है, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो फिर किराए के घर से बेहतर है हम घर ले ही लेते हैं। वैसे भी बच्चों का फ्यूचर भी सेफ रहेगा, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए भी पुणे एक अच्छी जगह रहेगी। यही बात को दिमाग में रखकर सुरेश ने पुणे में घर ढूंढना शुरू कर दिया। कई प्रॉपर्टी डीलर्स के थ्रू सुरेश ने काफ़ी सारे घर देखे, लेकिन कई आउट ऑफ बजट जा रहे थे, कई घर उसे पसंद नहीं आ रहे थे। वो कुछ ऐसा ढूंढना चाह रहा था कि जो थोड़ा सा फर्निश्ड भी हो, जहाँ पे उसको कोई दिक्कत परेशानी ना आए, क्योंकि सुमन इमीडिएटली उसके साथ शिफ्ट नहीं हो सकती थी। उसको कम से कम 6-7 महीने चाहिए थे जब उसके बच्चों का सेशन कंप्लीट हो सके और तब फैमिली पूरी तरह पुणे शिफ्ट हो सकती थी। तो सुरेश को प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू एक डील मिली। जो घर था वो 1 फ्लोर का बना हुआ था और उसमें 3 कमरे थे, लॉबी थी। तो सुरेश को वो घर थोड़ा पसंद आया और उसका बेस्ट पार्ट था कि वो घर उसके बजट में था। इनफैक्ट जो लोकेशन थी उस हिसाब से वो घर काफ़ी कम दामों में बिक रहा था। जब आपको कोई चीज़ अच्छे दामों में मिल रही हो और आपको पता है उस जगह की वैल्यू उससे ज़्यादा है, फिर भी आपको वो कम कीमत पे मिल रही है, तो आपके अंदर एक शक पैदा होता है। ऐसा ही शक सुरेश के अंदर पैदा हुआ, तो उसने पता करवाया कि भाई वो प्रॉपर्टी इतने कम दामों में बिक कैसे रही है। तो उसको पता चला कि जो उस प्रॉपर्टी का ओनर है उसका बेटा ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए जा रहा है और कुछ पेपर वर्क रह गया है, बस वो कंप्लीट होना है, तो उनको उसके लिए पैसों की ज़रूरत है। और वैसे भी वो जो प्रॉपर्टी थी वो उस ओनर ने एक्स्ट्रा इनकम के लिए ही बनाई हुई थी। उसमें कभी भी कोई वो खुद आके नहीं रहे, उन्होंने हमेशा ही वो जगह रेंट पे ही रखी। सुरेश ने टोकन अमाउंट दिया और 4-5 दिन बाद डील फाइनल होने का इन लोगों का एग्रीमेंट हो गया। शाम को जो सुमन थी उनका फ़ोन आता है सुरेश के पास कि उनका जो छोटा बेटा है राहुल, वो सीढ़ियों से गिर गया है और उसके पैर में मोच आ गई है। तो सुरेश को ये सुन के काफ़ी बुरा लगा। वो तुरंत ही गाड़ी उन्होंने उठाई और वो कोल्हापुर गए। देखा तो बेटा ठीक ठाक था, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन पैर में स्ट्रेन आया हुआ था। 1-2 दिन सुरेश वहाँ पर रहे, सबके साथ अच्छा सा टाइम स्पेंड किया एंड फिर उन्होंने सुमन को बोला कि सुमन, मुझे 1-2 दिन में डील फाइनल करनी है,
तो एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, थोड़ा बहुत जो इनिशियल जो हेल्प चाहिए होगी मुझे तुम मेरी प्लीज़ कर देना, क्योंकि मैं ऑफिस में बिजी रहता हूँ, फिर तुम 2-3 दिन बाद वापस आ जाना। इस बात पे घर वाले भी एग्री हो गए। सुरेश और सुमन अपने पेट रॉकी को लेकर पुणे आ गए और यहाँ पे जो उनके बच्चे थे वो ग्रैंड पेरेंट्स के पास रह गए। वैसे भी सुमन को सिर्फ 2-3 दिन के लिए ही वहाँ पे रुकना था, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। पुणे आने के बाद वो 1-2 दिन होटल में उन्होंने स्टे किया। उसके बाद सुरेश ने डील फाइनल कर दी और डील फाइनल करने के बाद जब वो घर पहुंचे तो रॉकी जो था वो बहुत एडमेंट हो रहा था। वो उस घर के अंदर जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। वो भौंक रहा था, अपने पैर पीछे खींच रहा था, पंजे गड़ा रहा था, पर वो घर के अंदर जाने के लिए तैयार नहीं था। तो सुमन और सुरेश को लगा कि नई जगह पर आया है और वो कंफर्टेबल नहीं हो रहा है, लेकिन सुमन ने बोला अभी होटल में भी तो था, इतना प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा था ये। फिर भी चलो पेट है वो करके उन्होंने उसको ज़बरदस्ती अंदर घसीट के वो लेके गए। तो होता है ना, जब पेट किसी भी नई जगह पे जाता है तो हर जगह को स्मेल करता है, भागता है, दौड़ता है, पर रॉकी ने वैसा नहीं किया। वो जाके बस एकदम एक कोने में चुपचाप करके बैठ गया। 2-3 दिन में सुमन ने जो घर के थोड़े मोड़े काम थे वो ख़त्म किए, क्योंकि घर ऑलरेडी फुली फर्निश्ड था और जो भी रेनोवेशन थी या चेंजेस थे वो सुमन और सुरेश ने प्लान किया कि जब सुमन यहाँ पे परमानेंटली आ जाएंगे उसके बाद ही वो चेंजेस करेंगे। इन 2-3 दिनों में एक चीज़ जो सबसे अजीब हो रही थी वो ये थी कि शाम के टाइम पे वहाँ पर लाइट चली जाती थी और लाइट जाने के बाद ना उस जगह पर ना बड़ी अजीब सी मनहूसियत सी जैसे छा जाती है। बड़ी ना एक शांत सा एनवायरनमेंट, एक ऐसी सी जगह जहाँ पे कुछ आपको अच्छी फीलिंग नहीं आ रही हो, वो हो रहा था। 2-3 दिन बाद जब सारी चीज़ें सेटल डाउन हो गई तो सुमन का ये था कि अब 1-2 दिन में उसने वापस कोल्हापुर चले जाना है। लेकिन वो शाम का खालीपन देखते हुए सुमन ने सोचा कि सुरेश भी ऑफिस से आएंगे, अगर मेरे को ही यहाँ पर इतना ज़्यादा अजीब लगता है तो उनको भी बहुत अजीब लगेगा। तो उन्होंने प्लान किया कि वो रॉकी को यहीं छोड़ देंगे और 6-7 महीने बाद तो उन्होंने आ ही जाना है, तो कम से कम सुरेश के पास रॉकी तो होगा। तो ये सोच के सुमन ने वहाँ पर एक हस्बैंड वाइफ छोटू और तारा को हायर किया। छोटू को घर वर के काम करने के लिए जो रॉकी की देखरेख कर सके, और तारा जो खाना वाना बना सके, सुरेश के कपड़े धोना, घर के जो काम कर सके, उनको हायर कर लिया। सुबह से शाम तक के लिए उन्होंने हायर किया था और उसके बाद जब शाम को ऑफिस से सुरेश आ जाएंगे तो ये दोनों जा सकते थे। अब सुमन का इस घर में आज आखिरी दिन था। दूसरे दिन सुमन को वापस कोल्हापुर के लिए जाना था। तो रोज की तरह आज शाम को भी लाइट चली गई और जब लाइट चली गई तो उनको वहाँ पर कुछ ऐसे खुरचने की आवाज़ आ रही थी, जैसे दीवारों पे कोई कुछ खुरच रहा है। तो उन्होंने लैंप वहाँ पे जलाई हुई थी तो देखना शुरू किया घर में, तो कहीं कुछ ऐसा नहीं था। तो उन्हें लगा शायद चूहे हुए होंगे या कुछ होगा, क्योंकि नया घर है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है उनको नहीं पता। तो उन्होंने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया। थोड़ी देर बाद लाइट आ गई, उन्होंने तब भी चेक किया तो सब कुछ ठीक था, ऐसे दीवारों पे कोई निशान कुछ ऐसा था नहीं। नेक्स्ट डे सुमन वापस कोल्हापुर चली गई। जब सुमन कोल्हापुर जा रही थी तो रॉकी को भी थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा था कि हाँ वो जा रही है, तो वो भी बहुत ज़्यादा जंप कर रहा था और जाने की कोशिश कर रहा था, पर उस बेचारे को वहीं छोड़कर सुमन चली गई और वो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं था उस घर में। लेकिन छोटू ने आते ही रॉकी के साथ दोस्ती कर ली, उसको बाहर घुमाने ले गया, तो वो थोड़ा थोड़ा छोटू के साथ पहले ही दिन मिक्सअप हो गया था। शाम को सुरेश जब वापस आए घर तो वापस से वही मनहूसियत, लाइट चली गई, वही खुरचने की आवाज़। खैर थोड़ी देर बाद लाइट आ गई। सुरेश ने रॉकी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया और फिर वो अपना खाना वाना खा के बेड पे सोने के लिए चले गए। सोते सोते अचानक सुरेश को फिर से कुछ खुरचने की आवाज़ सुनाई दी। सुरेश ने आंखें खोली, लाइट जलाई, इधर उधर देखा, कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। उसके बाद वो फिर लाइट बंद करके लेटे, फिर उन्हें कुछ खुरचने की आवाज़ आनी स्टार्ट हो गई। थोड़ी देर बाद वो आवाज़ बंद हो गई। अब ये सिलसिला रोज़ का चलना शुरू हो गया। रोज़ रात में सुरेश को कुछ खुरचने की आवाज़ आती और आवाज़ दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। जैसे पहले हल्की हल्की सी आ रही है, फिर और ज़ोर से आ रही है, फिर और ज़ोर से आ रही है। अब
हर रोज रात का एक किस्सा हो गया था कि सुरेश सोने जाते, जैसे ही वो गहरी नींद में पहुंचते उनको कुछ खुरचने की आवाज़ आती और बहुत तेज तेज आवाज़ें आनी शुरू हो गई। इस दौरान सुरेश के बिजनेस पे भी काफ़ी असर पड़ रहा था। मतलब उसको बिजनेस में मुनाफा तो छोड़ो, बल्कि डेली बेसिस पे जो उसके जितना खर्च हो रहा था वो भी नहीं निकल पा रहा था। और दूसरा, रात में नींद ना पूरे होने के कारण एक अजीब सा उसके दिमाग पे सप्रेशन सा था और वो बहुत ही इरिटेटेड फील करता था। ज़रा ज़रा सी बातों पे लड़ जाना, झगड़ जाना, तो उसके अंदर ना काफ़ी नेगेटिव चेंजेस आने शुरू हो गए थे। और ये चीज़ जो उसका पार्टनर था वो ऑब्जर्व कर रहा था। उसने इस बारे में सुरेश से बात भी की, पर वो ज़्यादा सुनने के लिए तैयार नहीं था। धीरे धीरे ना सुरेश का ऑफिस से भी मन सा हटना शुरू हो गया। मतलब लाइफ में काफ़ी सारे नेगेटिव चेंजेस आने लगे। पहले वो रेगुलर सुमन को फ़ोन भी करता था, अब उसने वो भी बंद कर दिया। एक आप बहुत ही डिप्रेसिंग स्टेट में चले जाते हो माइंड की, उसके साथ बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। बिजनेस में घाटा होना शुरू हो गया था, पार्टनर कंफर्टेबल नहीं था इस चीज़ से। तो इसी तरीके से हर रात यही किस्सा चलता चले जा रहा था और हर दिन सुरेश की मानसिक हालत और ख़राब होती चली जा रही थी। वो खाना भी नहीं वक्त पे खाता और वो काफ़ी उसके अंदर नेगेटिव चेंजेस आ रहे थे। एक रात सुरेश सो रहा था और तभी उसको फिर से वही खरीचने की आवाज़ें आनी शुरू हुई। सुरेश बहुत इरिटेट हो गया था। उसने लाइट जलाई, देखा, चिल्लाया, कौन है यहाँ पर, क्या है यहाँ। देन उसने डिसाइड किया कि कल मैं पक्का किसी को बुला कर दिखाऊंगा कि यहाँ पर कोई प्लम्बर का इशू है या क्या इशू है जो इस तरीके से आवाज़ें आ रही हैं। और बहुत डिस्टर्ब था। और उसके बाद उसने लाइट बंद की, वो बेड पे लेटा एंड ही वॉज इन द स्टेट जहाँ पर आप वो नहीं होते कि आपको लग रहा है कि आप सो रहे हो, पर ना तो आप सो रहे होते हो ना जग रहे होते हो। तो वो वाली स्टेट में सुरेश था। तभी रियलाइज कि उनके ऊपर कोई उनके छाती पे बैठा है और उनका गला दबा रहा है जोर से। और सुरेश लिटरली मतलब उठने की कोशिश कर रहे हैं, तड़प रहे हैं, लेकिन वो उठ नहीं पा रहे। किसी भी हालत में वो उठ नहीं पा रहे हैं। करीब ये जो चीज़ हुई है ये 15-20 सेकंड तक लगातार हुई और अचानक सुरेश ने उसको पुश किया, वो जो भी इंसान था, और लाइट जलाई और सुरेश पसीने 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 कि ये मतलब क्या था क्या। और जब ये चीज़ हो रही थी तो रॉकी बहुत ज़ोर ज़ोर से सुरेश के बेडरूम के दरवाजे के सामने आके खड़ा होकर भौंक रहा था, पर वो अंदर नहीं आ रहा था। तो इस टाइम पे सुरेश के दिमाग में ये चीज़ आई कि नहीं, ये कुछ तो ऐसा है जो मेरा दिमाग का भ्रम नहीं है, ये सच है। और रॉकी को वो अंदर बुला रहा है, रॉकी नहीं, वो अंदर आ रहा है। और जैसे ही सुरेश ने धक्का मारा, लाइट जलाई है और सुरेश रॉकी रॉकी कर रहे हैं और रॉकी पूंछ दबा के अपनी और कूकू करता हुआ वहां से वापस भाग गया। सुरेश ने सोचा कि मैं अब तो हर हालत में कल यहाँ पे किसी को बुला के प्लम्बर वगैरह कोई जो भी है मैं चेक कराता हूँ कि प्रॉब्लम है कहाँ। ऐसा सोच के सुरेश ने लाइट बंद की, वो सोफे पे लेट गए, सोफे पे करवटें बदलते रहे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था वो करें तो क्या करें और ये जो आवाज़ें आ रही हैं कहाँ से आ रही हैं। अब उन्हें ना एक होता है कि आपको खुंदस चढ़ती है कि नहीं ये हो क्या रहा है। उन्होंने धीरे धीरे घर का ना हर हिस्सा चेक करना शुरू किया। तो वो अपने रूम में, और वो हो उन्हीं के रूम में रहा था, तो रूम में चेक करना शुरू किया। उन्हें कुछ नहीं नज़र आया। फिर उन्होंने पता नहीं क्या उनके दिमाग में आया, उन्होंने कहा कि बेड में थोड़ा सा खिसका के देखता हूँ कि क्या दिक्कत है, कहीं बेड के नीचे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने ना बेड को हल्का सा पुश करने की कोशिश की, तो बेड बहुत भारी था। फिर भी उन्होंने जैसे तैसे करके बेड को थोड़ा सा खिसकाया तो उन्होंने देखा ज़मीन पे जो मार्बल चिप्स उस टाइम पे लगा करते थे, तो बेड जब उन्होंने खिसकाया तो देखा वहाँ मार्बल चिप्स की जगह सीमेंटेड कुछ हो रखा है। सारी जगह मार्बल चिप्स हैं और वहाँ पे कुछ सीमेंटेड फर्श है। उन्होंने और ज़ोर से धक्का मारा बेड को और बेड करीब आधा खिसक चुका था। तो उन्होंने देखा कि पूरा मतलब बेड के नीचे है वो जो फर्श है वो उतने हिस्से में ही सीमेंटेड है, आधे हिस्से में उनको वो सीमेंटेड दिख रहा था। और जैसे ही ये चीज़ हुई उसी मोमेंट लाइट फिर से चली गई और उसके बाद सुरेश को फिर से वही खुरचने की आवाज़ें खर 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 सुनाई देनी शुरू हो गई। सुरेश तुरंत उस कमरे से बाहर निकला। उन्होंने
उस कमरे को लॉक किया और मतलब बंद किया और जाके सोफे पे बैठ गए। पूरी रात सुरेश ने सोफे पे बैठे बैठे गुजार दी। सुबह सुरेश ने कुछ मजदूरों को बुला के बेड को पूरी तरह से सतवाया और उन्होंने उस जगह को खुदवाना शुरू किया। मजदूरों को बहुत ज़्यादा खोदने की जरूरत नहीं पड़ी। करीब 1-1.25 फीट पे उनको वहाँ पे नरकंकाल मिला। जैसे ही नरकंकाल मिला, मजदूरों में थोड़ा सा एकदम वो हाहाकार मच जाता है, डिस्टर्बेंस हो जाती है, वो मच गया। सुरेश ने इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म किया। वो खुद पुलिस स्टेशन गए, साथ में लेकर आए और पुलिस ने मिस्टर रस्तोगी को उठा लिया और मिस्टर रस्तोगी से इस बारे में पूछताछ की। मिस्टर रस्तोगी के हाव भाव देखते ही पुलिस को समझ आ रहा था कि दाल में कुछ काला है। हालांकि वो शुरुआत में बहुत नानकुर करते रहे कि मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में, लेकिन जैसे ही पुलिस ने थोड़ी सी सख्ती की, उन्होंने सब कुछ उगल दिया और कहानी कुछ यूं थी। एक रात मिस्टर रस्तोगी का बेटा अशोक अपने 3 दोस्त दिनेश, रोहित और कार्तिक के साथ यहाँ पर पार्टी कर रहा था। पार्टी के दौरान उन लोगों में कुछ कहा सुनी हुई। एक्चुअली जो अशोक के दोस्त थे वो सिर्फ कार्तिक और दिनेश ही थे। रोहित उनका दोस्त था, लेकिन रोहित को दिनेश और कार्तिक द्वारा अचानक से ही रास्ते में मिल जाने के कारण यहाँ पर लाया गया था कि चलो चल के बैठते हैं, गपशप मारेंगे। रोहित ने इस बात पे मना भी किया, पर उन्होंने रोहित को कन्विंस कर लिया। रोहित का प्रेम प्रसंग एक लड़की भावना के साथ चल रहा था, जिसको अशोक बहुत पसंद करता था और अशोक ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानता था कि जब तक रोहित उसके जीवन में है तो भावना कभी भी उसको भाग नहीं देगी। अशोक बचपन से ही भावना को बहुत पसंद करता था, पर रोहित उसकी लाइफ में किस तरह कब में चला आया, ये एक बहुत अलग कहानी थी और इस चीज़ से अशोक को बहुत जलन होती थी। भावना और अशोक बचपन से बेस्ट फ्रेंड्स जैसे रहे थे, पर भावना ने कभी भी उसके लिए वो वाली फीलिंग्स ना तो जाहिर की थी, ना ही थी उसके मन में। इस चीज़ से खुंदस में आके अशोक ने प्लान किया कि किसी भी तरह रोहित को यहाँ पर बुलाते हैं, उसे थोड़ा सा डराएंगे धमकाएंगे और वो यहाँ से चला जाएगा। रोहित जलगांव का रहने वाला था, वो था भी नहीं पुणे का कि उसके पास कोई लोकल सपोर्ट हो। तो इन लोगों का मोटिव यही था कि रोहित को हम थोड़ा सा परेशान करेंगे, डराएंगे और भावना को छोड़ देगा। लेकिन जब ये लोग पार्टी कर रहे थे, उसमें थोड़ा सा शराब वराब भी चली और नशे की हालत में बात कुछ ज़्यादा बढ़ गई। तो अशोक और उसके दोस्तों ने रोहित का कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद ये तीनों इतना घबरा गए कि इनको समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या करें। सुबह नशा उतर जाने पे अशोक को ये पता था कि अब वो कुछ नहीं कर सकता और किसी को भी कुछ भी पता चल गया तो बहुत परेशानी हो जाएगी। इस पर उसने अपने दोस्तों से कहा कि कुछ भी हो जाए, मैं जानता हूँ मेरे पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं, कुछ भी करके वो हमें इस चीज़ से बचा लेंगे। अशोक अपने दोनों दोस्तों को वहाँ छोड़ के अपने घर गया। वहाँ पर मिस्टर रस्तोगी को उसने ये सारी बात बताई। सारी बात जाने के बाद मिस्टर रस्तोगी ने उसे बहुत पीटा। ऐसा नहीं कि थोड़ा मोड़ा, बहुत पीटा, लेकिन अब क्राइम ऑलरेडी कमिट हो गया था। होना तो ये चाहिए था कि मिस्टर रस्तोगी को इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन पुलिस को दे देनी चाहिए थी, पर और पुत्र मोह के कारण उन्होंने अशोक को बचाने की कोशिश की। वो अशोक को लेकर उसी घर में गए जहाँ पर रोहित की लाश पड़ी हुई थी और दोनों उसके दोस्त थे। ये देखकर मिस्टर रस्तोगी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए और मिस्टर रस्तोगी बहुत ज़्यादा टेंशन में थे कि अगर लाश इसी तरह पड़ी रही तो ये सड़ जाएगी, इसमें स्मेल आनी शुरू हो जाएगी और लोगों को पता चल जाएगा। तो उनके दिमाग में एक आइडिया आया। तो उन्होंने दिनेश और कार्तिक को बोला कि तुम अभी यहाँ पे रहो, रात के अंधेरे में यहाँ से निकल जाना और कल सुबह तुम थोड़े मजदूरों वाले कपड़े उपड़े पहन कर आना और हम इसको यहीं पर बेड के नीचे गाड़ देंगे। ये आइडिया कम्प्लीटली मिस्टर रस्तोगी का था और मिस्टर रस्तोगी के कहे अनुसार वही हुआ। दिनेश और कार्तिक वहाँ से रात में अंधेरे में चले गए। सुबह उन्होंने अपना गेटअप थोड़ा सा हुलिया चेंज किया। सुबह वो वापस आए और इन लोगों ने बेड के नीचे खुदाई करनी शुरू की। क्योंकि ये प्रोफेशनल नहीं थे तो 1-1.5 फीट ही इन्होंने जो भी खोद पाया और उसके बाद इन्होंने
अशोक, दिनेश और कार्तिक तीनों ने मिलकर रोहित की जो लाश थी उसको काफ़ी सारी नमक की थैलियों के साथ वहीं पर गाड़ के और उस पर जैसा जो अधेड़ बुनसा जो भी प्लास्टर वो कर सकते थे सीमेंट का, वो उन्होंने कर दिया। और उसके बाद मिस्टर रस्तोगी ने इन दोनों लड़कों को सख्त हिदायत दी कि तुम लोग अब यहाँ इस शहर को छोड़ के निकल जाओ, क्योंकि कल को रोहित को कोई पूछने ताछने आएगा तो कोई भी शक हो सकता है। क्योंकि खोदने की आवाज़ें भी आनी थी, सब कुछ था, पड़ोस में कोई पूछे तो उन्होंने इसीलिए उनको मजदूरों के भेष में बुलाया था ताकि वो कह सके कि कोई काम चल रहा था। उन्होंने सबको यही बताया जिसने भी पूछा कि हाँ कुछ प्लम्बिंग का इशू आ रहा है, तो वो उस चक्कर में काम करवा रहे हैं घर में। ये सब होने के बाद दिनेश और कार्तिक ने पूना छोड़ दिया और मिस्टर रस्तोगी ने अशोक को ऑस्ट्रेलिया भेजने की प्लानिंग की। उसका प्रोसेस चल ही रहा था ऑस्ट्रेलिया जाने का स्टडी के लिए, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो वो प्रोसेसिंग में उसकी सारी चीज़ें थी। और यही वजह थी कि मिस्टर रस्तोगी ने आनन फानन में उस घर को बेचने की प्लानिंग की थी। इस दौरान रोहित के भी अपने घर ना पहुंचने पर उसके घर वालों ने जांच पड़ताल की, वो भी यहाँ पर आए, लेकिन उनको कुछ पता नहीं चला रोहित का, क्योंकि रोहित और अशोक बहुत अच्छे फ्रेंड्स नहीं थे, तो किसी को शक भी नहीं किया और अशोक से किसी ने पूछताछ भी नहीं की। और आज भी रोहित के घर वालों को ऐसा ही लगता है कि रोहित लापता है। पुलिस के द्वारा रोहित के घर वालों को इन्फॉर्मेशन दी गई, उन्होंने कंकाल के लास्ट राइट्स किए, जैसा भी रहा, लेकिन अब ये था कि रोहित की बॉडी फाइनली मिल चुकी थी और पता चल चुका था कि ये रोहित ही है। यहाँ पर पुलिस ने मिस्टर रस्तोगी के बेटे को भी उठा लिया, अभी तक वो ऑस्ट्रेलिया गया नहीं था। दिनेश और कार्तिक का भी पता करवाया गया और फाइनली पुलिस ने इन लोगों के खिलाफ सारे जो भी मुकदमे थे, मर्डर के, कॉन्स्पिरेसी के और सबूतों को छुपाने के, वो सर्च किए और मुकदमा दायर किया। यहाँ पर अब सुरेश बहुत परेशान थे। इतना सब कुछ हो जाने के बाद वो उस घर में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते थे, पर इमीडिएट बेसिस पे उस घर को बेचना उनके लिए भी बहुत मुश्किल हो गया था। और ये सारी चीज़ें खबरें अखबार में छप चुकी थी, तो घर भी सबकी नज़र में आ चुका था। लेकिन ये सब कुछ होने के बाद सुरेश वहाँ पर ज़्यादा टाइम रह नहीं पाए। उन्होंने इमीडिएटली शिफ्ट किया, थोड़े टाइम वहाँ पे उन्होंने फोकस करने की कोशिश की, लेकिन उनका बिजनेस भी बहुत बुरी तरीके से लॉस में चला गया था। और फाइनली उनके पार्टनर ने भी पार्टनरशिप क्विट करने के लिए बात की, तो उनका पूरा बिजनेस बर्बाद हो गया। ये घर ऐसे ही पड़ा रहा और सुरेश वापस कोल्हापुर चले गए। तो काफ़ी बुरा टाइम उन्होंने वहाँ पर देखा और उसके बाद उन्होंने प्लान किया कि नहीं, अब वो कोल्हापुर से कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। और फाइनली सुरेश ने अपना कोल्हापुर में ही छोटा मोटा काम स्टार्ट किया और करीब 4-5 साल उनको लगे इस घर को बेचने में और उन्होंने इस घर को बेच दिया। तो ये कहानी थी सुरेश जी की, जो उनके बड़े बेटे चैतन्य ने भेजी थी और ये मैं आपको सुना रही हूँ। और काफ़ी खतरनाक सी कहानी थी। इसमें डर से ज़्यादा जिस तरीके का क्राइम हुआ था वो एक बहुत ही बुरा कुकृत्य था। और इस तरीके की चीज़ें आपको हिला के रख देती हैं कि कई बार आप जोश में होश से काम नहीं लेते और इस तरीके की चीज़ें कर जाते हो। तो दोस्तों ये थी सुरेश जी की कहानी। अगर आपकी भी ऐसी ही कोई कहानी है तो प्लीज़ मुझे ईमेल कीजिए। मैंने अपना ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। और अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके की और कहानियाँ लाती रहूँगी। फिर मिलते हैं जल्दी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।